बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम सिंपलेक्स मेथड एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने सिंपलेक्स मेथड एंड मैक्सिमाइजेशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं और इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। तो आज की प्रॉब्लम में क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मैंने लिखा है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 7, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 12, जबकि x1 x2 x3 जो कि आपके नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं या जिन्हें डिसीजन वेरिएबल भी आप कहते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने अपने दिए हुए प्रोग्रामिंग मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो चीज़ नई आपके लिए है वो ये है कि आप देखें यहाँ पर इसका जो सेकंड कॉन्स्टेंट है ये नेगेटिव है, सब इसकी राइट साइड नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो इस पूरी इनक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइडों पर। तो आप लिखें फर्स्टली वी कन्वर्ट गिवन एल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल LP मॉडल in standard form by introducing slack variables and making right side of second constant पॉजिटिव। तो अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म कैसे बनेगी, आप इसी चीज़ को दोबारा लिखेंगे। मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस, वो आप लिख लीजिएगा, मैं टाइम की सेविंग के लिए नहीं लिख रहा। आगे आप लिखेंगे इसकी इक्वालिटी फॉर्म 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास लेस देन इक्वल का साइन आएगा या सिर्फ लेस देन है तो फिर आपने इसे इक्वालिटी में बदलने के लिए स्लैक वेरिएबल को प्लस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्लैक वेरिएबल ले रहा हूँ S1, तो ये आ गया इक्वल टू 7। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ये बन जाएगा माइनस 2x2 माइनस 2x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल टू प्लस 12। ठीक हो गया। अब जो नई इनक्वालिटी ये बनी है इसमें अब आप स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, ये आ जाएगा जी आपके पास माइनस 2x1 माइनस 4x2 प्लस S2 इक्वल टू 12। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर सकती है चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, तो आपने इसे बी पेशेंटली ज़रा समझना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमन मुझे बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कैसी रही है। जब आप कमेंट्स करते हैं फिर थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, फिर आपके लिए काम करने का दिल करता है। अच्छा जी, आपने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल S2 को ऐड कर लिया। इसी तरह जो तीसरा आपका कॉन्स्टेंट है वो है -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3। इसमें भी स्लैक वेरिएबल आप ऐड कर लेंगे S3, जो कि यहाँ पर भी लेस देन इक्वल का साइन है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होता तो फिर यहाँ पर मैं स्लैक सरप्लस वेरिएबल को माइनस करता। ठीक है, ये चीज़ें मैं स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल के लेक्चर में बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ये आ जाएगा इक्वल टू 10। ठीक हो गई जी बात ये। अच्छा, अब जो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं, मिनिमाइज, क्योंकि उसका लिखना ज़रूरी है। x1
-3x2 प्लस 3x3। अब इसमें जो आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनका नाम है S1 S2 S3। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो स्लैक वेरिएबल आप लिखेंगे उनको ऐसे लिखेंगे 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो ये जो अब आपने सारा लिखा है दिस इज कॉल्ड दी स्टैंडर्डाइज फॉर्म, ठीक है, ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। वेयर आगे एक और चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पर, वेयर अब आपके पास जो टोटल वेरिएबल बन गए हैं वो आपके पास हैं पहले थे x1 x2 x3 और 3 वेरिएबल आपने स्लैक इंट्रोड्यूस करवाए हैं s1 s2 s3। दीज आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका पहला स्टेप खत्म हो गया है, ठीक है। सिंपलेक्स मेथड में पहला काम ये होता है कि आप उसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अपने दिए हुए एलपी मॉडल को यानी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को बदल देते हैं। अच्छा अब आपने सबसे अगला काम स्टेप नंबर 2 में होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करना। तो स्टेप नंबर 2 है वी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। IBFS मीन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आप स्पेलिंग पूरे लिखिएगा। अब वो कैसे मालूम करते हैं, वो आप इस तरह मालूम करते हैं कि आपने अपने दिए हुए कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पर अपने जो वेरिएबल थे ओरिजिनल x1 x2 x3 उनको यहाँ पर पुट करना है 0 के इक्वल, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल बचेंगे वो कौन से बचेंगे, स्लैक वेरिएबल बचेंगे, उनकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर आपने, ठीक है। और वही x1 x2 x3 की वैल्यू आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकलेगा, नेक्स्ट वी फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय पुटिंग x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, या आप कांस्टेंट लिख लें इन गिवन कांस्टेंट्स वी हैव। जब आप यहाँ पर x1 x2 x3 को 0 पुट करेंगे पहले में तो वहाँ से सिर्फ s1 की कीमत निकलेगी जो कि 7 है। s1 आ जाएगा 7 के इक्वल। फिर उसके बाद दूसरे कांस्टेंट में s2 की कीमत आ जाएगी 12 और तीसरे कांस्टेंट में s3 की कीमत आ जाएगी 10 के बराबर। और जो हमारा z बनेगा एंड आवर z इज इक्वल टू, वो क्या बनेगा, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 की कीमत 0 0 पुट कर देंगे। ये पहले ही सारे 0 हैं s1 s2 s3 के कोएफिशिएंट्स। तो z की मिनिमम वैल्यू इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर कितनी निकल आएगी, 0 के बराबर निकल आएगी। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, जब आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना लिया तो आगे आपने बनाना है सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। अब ये मेन काम हमारा शुरू होने लगा सिंपलेक्स टेबल का। नेक्स्ट वी मेक सिंपलेक्स टेबल। अच्छा, अब सिंपलेक्स टेबल कैसे बनना है ये देखें ज़रा आप। अब ये मेन चीज़ आपकी है। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है CJ, ठीक है। CJ मीन कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कौन कौन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल है x1 x2 x3 s1 s2 s3। तो पहला है वेरिएबल x1। तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है, ये आ गया 1। इसी के नीचे जो सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उस वेरिएबल का नाम भी लिख दें, x1 आ गया। अगला है x2 का कोएफिशिएंट है -3 यहाँ पर लिख दिया मैंने x2। अगला है वेरिएबल x3, तो x3 का कोएफिशिएंट है +3 यहाँ पर 3 लिख दें। अगला वेरिएबल है s1 उसका कोएफिशिएंट 0 है। अगला वेरिएबल है s2 उसका कोएफिशिएंट भी 0 है। फिर है s3 इसका कोएफिशिएंट भी 0 है। ठीक होगी बात, ये बना दिया। इसके बाद अगला कॉलम आपने बनाना है यहाँ पर b का और एक कॉलम आप बनाएंगे यहाँ पर रेशो का। ठीक होगी जी बात ये। अच्छा, अब CJ के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने लिखना है बेसिस। बेसिस में आपने वेरिएबल लिखने हैं, ठीक है। कौन से वेरिएबल लिखने हैं आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम किया है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में x1 x2 x3 को 0 पुट कर दिया था। जो बाकी वेरिएबल बचे थे उनको लिखना है आपने। तो बाकी वेरिएबल कौन से बचे थे, s1 s2 s3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे s1 s2 s3। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, बिल्कुल इसके पीछे आप एक यहाँ पर कॉलम बनाएंगे CB का। CB मीन कोएफिशिएंट्स ऑफ जो बेसिक वेरिएबल आपके पास बचे हैं वो वाले। यहाँ पर जो आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो वेरिएबल बचे थे उनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं।
तो आपके पास ये वाले वेरिएबल बचे थे S1, S2, S3, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास CJ में वो कौन है, 0 0 0। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 0 0। ठीक होगी बात, ये यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब आपने ये वाले सारी कॉलम फिल करने हैं यहाँ तक, बी तक। वो कैसे फिल करेंगे, वो बिल्कुल वैसे फिल करते हैं जिस तरह आप गॉस एलिमिनेशन मेथड में या गॉस जॉर्डन मेथड में मैट्रिक्स फॉर्म बनाते थे, AX = B वाली, वो वाली। तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 3 है, फिर नीचे कितना है, -2 है, फिर कितना है, -4 है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 -2 -4। क्लियर होगी बात ये। आगे चलें, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, -4 है, +3 है, -1 -4 और फिर कितना है जी, 3 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट चलें x3 का कोफिशिएंट यहाँ पर है जी 2 और इसमें x3 सेकंड कांस्टेंट में x3 एब्सेंट है, यानी नहीं है। तो यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट ऊपर वाले में 2 है, नीचे x3 नहीं है, 0 आ जाएगा। तीसरे वाले में x3 का कोफिशिएंट है 8, वो 8 आ जाएगा। ठीक होगी बात यहाँ तक। आगे लिखना है S1 आपके पास सिर्फ मौजूद है उसमें पहले कांस्टेंट में, तो S1 का कोफिशिएंट है 1 पहले कांस्टेंट में। अब चूंकि सेकंड और थर्ड में आपके पास S1 मौजूद नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा वहाँ पर उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हो जाएंगे 0 0 0। इन दी सिमिलर वे आपके पास S2 जो है वो सिर्फ सेकंड कांस्टेंट में मौजूद है, इसलिए पहले में और तीसरे में उसके कोफिशिएंट होंगे 0 1 0। इसी तरह S3 का कोफिशिएंट जो है 1 आ जाएगा, पहले तीसरे में मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो स्लैक वेरिएबल हैं ये अमूमन आप देखेंगे कि इनका जो मैट्रिक्स बनता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर ऐसे आइडेंटिटी टाइप आपका मैट्रिक्स से बन जाता है। सही है। लास्टली आपके पास बनता है बी कांस्टेंट साइड 7 इसमें है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है। ये 7 आ गया, ये आ गया आपके पास 12, ये आ गया 10। ये आपका जी बेसिक सिंपल स्टेबल तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी होंगी। यहाँ पर आप इसको चाहे यहाँ पर ये रो वगैरह ये लाइनें लगा लें। अच्छा जी, अच्छा अब आपने अगली इससे बिल्कुल नीचे एक रो बनानी है यहाँ पर, वो आपके पास आएगी जी जीजे क्या है, कैसे बनेगी ये रो, ये आप देखें ज़रा। जीजे कैसे निकलता है, आपने यहाँ पर जो ये CB वाला कॉलम है, इस कॉलम को इस यहाँ पर जितने भी कॉलम में नंबर नज़र आ रहे हैं इनको कॉरस्पॉन्डिंग जो आमने सामने वाले नंबर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जो उनसे साइन आएगा उसका। मतलब जैसे 0 × 3 0, 0 × -2 0, 0 × -4 0, फाइनल रिजल्ट 0। इसी तरह 0 × -1 0, 0 × -4 0, 0 × 3 0, फाइनल रिजल्ट 0, 0 × 2 0, 0 × 0 0, 0 × 8 0। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0, ये भी 0 और B को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 7 0, 0 × 12 0, 0 × 10 0। तो ये आपके पास यहाँ पर Z की वैल्यू आएगी 0, जो कि आपकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की वैल्यू थी Z = 0। तो दिस रिप्रेजेंट इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अच्छा, अब अगला काम आपने करना है, इसके आगे एक और रो बनानी होती है हमने, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर CJ - ZJ रो से, और ये कहलाती है इंडेक्स रो। क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स रो। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स रो। ये कैसे निकालनी है आपने ये आपने निकालनी है, CJ के ये नंबर ऊपर पड़े हुए हैं 1, इधर 1 है, इधर 0 है, 1 - 0 दिस इज 1। फिर आपके पास -3 × 0 -3, यानी ऊपर टॉप रो जो है उसमें से ZJ के नंबरों को माइनस करते जाएं आप। 3 × 0 3, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0। ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास जनाब CJ - ZJ रो आ गई। ये आपका अब पहला जो टेबल है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का वो कंप्लीट हो गया।
अब आपने ये देखना है क्या ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया है कहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं बन गया। ऑप्टिमल सोल्यूशन किसे कहते हैं? आप जानते हैं ऐसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बना है या नहीं बना, या आगे भी हमने काम करना है? उसकी क्या पहचान होती है? उसकी पहचान ये होती है कि अगर आप सॉरी अगर आप यहाँ पर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मिनिमाइजेशन के केस में आपने अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देना है, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर ये जो आखिरी रो है सी जे माइनस जी जे, इसकी तमाम वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, यानी तमाम की तमाम वैल्यूज नॉन नेगेटिव हो जाएं। अगर तमाम वैल्यूज नॉन नेगेटिव हो जाएंगी वहाँ पर आपका प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ पर इसकी आखिरी रो में कुछ नंबर ऐसे हैं, एक नंबर ऐसा है जो नेगेटिव है, डेट इज़ -3, ठीक है, बाकी तमाम या तो पॉजिटिव हैं या 0 हैं, सही है। तो इसका मतलब ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, सही है। तो ये आपके पास जो नंबर है, ठीक है, जो कि नेगेटिव है। अब अगली एक और बात यहाँ पर अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर होते हैं ऐसे जो नेगेटिव होते हैं, तो आपने जो मोस्ट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, ठीक है, उसको चूज़ करना होता है। अभी चूज़ क्या किया है अब यहाँ पर? अच्छा, अब अगला एक काम आपने यहाँ पर लिखना है, इसके बाद एज all Cj minus Zj elements are not non-negative, so we move towards optimal solution। लिहाजा हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक होगी बात ये। अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ कैसे मूव करना है आपने? पहली बात तो ये है कि ये सारा टेबल आपने दोबारा बनाना है। ऊपर वाली टॉप रो ये कभी नहीं चेंज होती। चेंज कौन कौन होगा? ये ऊपर वाली 2 रो तो चेंज नहीं होनी, ये सीजे वाली रो नहीं चेंज होगी, सीबी बेसिस ये कॉलम सारे चेंज नहीं होंगे, बी रेशो आप ऐसे लिखेंगे सब कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अंदर वाले नंबर चेंज होंगे सारे, ये आखिरी 2 रो चेंज होंगी, सही है, यानी यहाँ तक ऊपर जो है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब या तो इसका टेबल नया बना रहे हैं, उस टेबल में आपको ये 2 चीज़ें सिर्फ नई मतलब सारी बनानी पड़ेंगी, या फिर अगला तरीकाकार ये है कि इसी के नीचे मैंने मैक्सिमाइजेशन के केस में ये चीज़ बता चुका हूँ कि आप इसी के नीचे लाइन लगा लें यहाँ पर और नया टेबल बनाएंगे। उस सूरत में ये होगा कि ऊपर वाली 2 चीज़ें आपको नहीं लिखनी पड़ेंगी। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पर जगह ही नहीं है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ सारा, तो ये जनाब यहाँ पर आएगा सी जे, फिर यहाँ पर आ जाएगा बेसिस, सी जे में ऊपर आ गया नंबर 1 -3 +3 0 0 0, ये बेसिस में आ गया x1 x2 x3 s1 s2 s3। अब उसके बाद आ गया यहाँ पर मेरा b, अब उसके बाद यहाँ पर ये आ गया मेरा cb। अब अगले नंबर मैंने अभी बनाने हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि मैंने आपको बताया कि ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना, तो हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करना है। अब वो मूव कैसे करना है? आपको यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये देखना कि आपका पिवट कॉलम या की कॉलम कौन सा है, इसी तरह आपने देखना है कि आपकी की रो कौन सी है, और फिर ये देखना है आपने कि आपका पिवट एलिमेंट कौन सा है। 3 चीज़ें हैं। मिनिमाइजेशन के केस में आपने देखना है आपकी जो इंडेक्स रो है, ये सबसे एंड वाली, इस रो में सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है? मोस्ट नेगेटिव नंबर सबसे छोटा, ठीक है, नेगेटिव के निशान, मोस्ट नेगेटिव, सही है, वो यहाँ पर -3 है। आपका जो -3 है ये जिस कॉलम में है ऊपर दें वो x2 है, इसका मतलब मेरा जो x2 है ये एक पिवट कॉलम है। कौन है? पिवट कॉलम है, ठीक है। अब अगली बात, ये मेरा x2 पिवट कॉलम हो गया।
मुझे पिवट कॉलम मिल गया। अब अगली बात ये है कि मैंने ये तलाश करना है कि मेरी पिवट रो या की रो कौन सी है। वो कैसे मालूम करते हैं? ये जो आखिरी चीज़ रेशो है, ये अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं की, अब ये रेशो का इस्तेमाल आएगा। वो कैसे? आपने बी के नंबर्स को अपने पिवट कॉलम में, पिवट कॉलम कौन है? x2 है, इसके नंबर्स पर डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -1 है, 7 ओवर -1 विच इज इक्वल टू -7। फिर इसके बाद यहाँ पर 12 है, इधर -4 है, यह आ जाएगा 12 ओवर -4 विच इज इक्वल टू -3। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यह आ गया 1/3। ठीक है, अब ये तलाश करना कि आपकी की रो या पिवट रो कौन सी है, वो कैसे पता चलता है? आपने ये देखना है कि आपकी जो रेशो है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो हमेशा पॉजिटिव उठानी है या ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं लेनी। और फिर उन रेशो में से आपने स्मॉलेस्ट चूज़ करनी है। तो यहाँ पर 2 रेशो ऐसी निकली हैं जो नेगेटिव आई हैं, उनको छोड़ देंगे, एक ही रेशो ऐसी है जो पॉजिटिव है। फ़र्ज़ करें कि तमाम की तमाम रेशो नेगेटिव हैं या आपके पास तमाम के तमाम रेशो इन्फिनिटी हो गई हैं, तमाम की तमाम, आपने वहाँ पर लिखना है बिकॉज ऑल दी रेशोज आर नेगेटिव, और अगर वो इन्फिनिटी हैं तो इन्फिनिटी हैं लिख देंगे आप। सो दी सोल्यूशन इज़ अनबाउंडेड एंड प्रोसीजर स्टॉप। ठीक है, सोल्यूशन ख़त्म हो गया, आगे नहीं चलेंगे आप। लेकिन अगर वन ऑफ दी, उनमें से कोई एक रेशो भी ऐसी आपको नज़र आ गई जो पॉजिटिव है या ज़्यादा से ज़्यादा 0 है, तो फिर वो रिप्रेजेंट करेगी, वो जिस रो में है वो रो आपकी कहलाएगी पिवट रो। इसका मतलब आपकी पिवट रो जो है वो S3 है। पिवट कॉलम जो था वो आपके पास है S3 मेरी पिवट रो है और X2 मेरा पिवट कॉलम है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो नंबर निकलता है, इधर से जाएं इधर से जाएं, ये वाला नंबर मेरा जो है वो पिवट एलिमेंट है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पिवट एलिमेंट को। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ये मेरा पिवट एलिमेंट आ गया। अच्छा, फर्ज करें ऐसा होता कि यहाँ पर 2 रेशो हैं जो वो नेगेटिव है, तीसरी रेशो इन्फिनिटी आ जाती, तब भी आपने लिखना था कि आपकी जो रेशो हैं वो नेगेटिव हैं और एक इन्फिनिटी आ गई है, लिहाजा प्रोसीजर जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा और सोल्यूशन अनबाउंडेड है। ठीक है, आपने ये रेशो जो है वो या पॉजिटिव होने चाहिए या 0, यानी नॉन नेगेटिव, उन नॉन नेगेटिव में से स्मॉलेस्ट उठानी है। ठीक है, अगर ये तीनों की तीनों, मिसाल के तौर पर तीनों की तीनों पॉजिटिव होती तो मैं फिर देखता स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट 1/3 है फिर भी। ठीक है, वो मैं फिर यही उठाता। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि आपने यहाँ पर जो 3 आया है, ये मेरा पिवट एलिमेंट है, ये जिस वेरिएबल कॉलम में है वो X2 है और जिस रो में है वो S3 है। तो अगला एक काम आपने ये करना है, पहली बात ये किस रो में है? S3 में है। ऊपर वाले मैं वेरिएबल लिख चुका हूँ सारे, ये बेसिस में जो 3 वेरिएबल्स हैं इनमें ऊपर वाले S1 S2 को मैं यहाँ पर दोबारा लिखूंगा। ये S1 आ गया, ये S2 आ गया। ठीक है, इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं 0 0 वो वैसे लिख दिए। ठीक है, वो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं दोबारा कि S1 का कोफिशिएंट ऊपर 0 है, S2 का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, अगला मैं जो यहाँ पर वेरिएबल लिखूंगा वो S3 नहीं आएगा, अगला वेरिएबल आएगा, इसके ऊपर कौन सा वेरिएबल है? X2 है। ये कौन सा कॉलम है? X2 वाला कॉलम है। और रो कौन सी थी? S3 थी। पिवट एलिमेंट है तीसरी रो में, दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो नया वेरिएबल आपके पास X2 आ जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा X2, S3 मेरा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया, यानी खत्म हो गया। ठीक है, X2 का जो कोफिशिएंट है वो कौन है? X2 का कोफिशिएंट मेरे पास -3 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा -3। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये मेरे पास नया, इतना काम नया हो गया। क्लियर है? अब अगली बात, ऊपर वाली चूंकि 2 रो, अब ऊपर वाली रो को नहीं अभी आपने कुछ भी करना। अब आपने क्या करना है? X2 जो आपकी नई रो बनी है, S3 खत्म हो गया, नया वेरिएबल आ गया X2। अब इस रो को आप चेंज करेंगे। कैसे? आपका पिवट एलिमेंट कौन है? 3 है, इसको बनाना है अब आपने 1, जिस तरह एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में 1 बनाते थे। कैसे करेंगे? इसको पूरी रो को आप 3 पर डिवाइड कर दें। 3 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -4/3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -4/3। आगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8/3, फिर आप डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0, फिर आप 0 को डिवाइड करेंगे 0, फिर एंड पर आएगा 1/3। इसी तरह बी के नंबर को भी डिवाइड करना है, तो बी का नंबर है ये, कौन है? 10। तो 10 को आप, अच्छा यार यहाँ पर ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, यहाँ पर सॉरी, ये एंड में लिखा है 10, तो 10 को जब आप 3 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10/3, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये रेशो 10/3 आ गई, लेकिन पॉजिटिव फिर भी एक ही है, 1/3 नहीं बना, 10/3 है। सही है, तो फिर भी मतलब ये 10/3 आ गई, पॉजिटिव आ गई। आपकी जो वो क्या कहते हैं उसे, की रो यही निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बी के नंबर को डिवाइड किया, तो बी का नंबर आखिरी है 10, ये यहाँ पर भी आएगा 10/3।
ठीक होगी बात कि नहीं। और अगला कॉलम आप यहाँ पर बनाएंगे रेशो का, वो अभी बाद में बनता है। ठीक होगी बात कि नहीं, बात समझ आ रही कि नहीं? कि मुझसे गलती से हो गया था, 1 यहाँ 10 था तो मैंने 10 को रेशो निकालते हुए 10/3 लिखना था, तो वो खैर इन केस बचत हो गई है कि ऊपर वाली तमाम रेशो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों रोज को चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है भाई? मेरा पिवट एलिमेंट ये 1 बैठा हुआ है, यहाँ पर 1 है, इस 1 के जरिए मैंने इन दोनों को 0 0 बनाना है। ये कैसे 0 बनेंगे? ऊपर वाली क्या है एलिमेंट -4 है, वो किस रो में है? R2 में है, तो मैं रो ऑपरेशन यहाँ पर लगाऊंगा, रो ऑपरेशन यहाँ पर लगाऊंगा जी आपके पास। चलो मैं अब आप, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर 1 है, 1 बन गया, इसके ऊपर -4 है, मैं रो ऑपरेशन इसके लिए लगाऊंगा R2 + 4 टाइम R3, और इसके लिए मैं लगा लूँगा R1 + R2। एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये जो मैंने रो ऑपरेशन लगाई हैं, ये रो ऑपरेशन जो नई रो बनी है उसके मुताबिक लगाई हैं, और नई रो में यहाँ पर 1 है, 3 नहीं है वहाँ पर, तो 1 है, तो 1 के लिए 1 के जरिए इसको 0 कर रहा हूँ, तो क्या करना जाएगा? R1 + R3, सॉरी R3 आएगा, और इसको करना होगा तो क्या करेंगे? R2 + 4 टाइम R3। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले करके रखी हुई है ताकि टाइम सेव कर लिया जाए। अच्छा, ले बेटा, जब आप यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ये 1 के ऊपर S2 को चेंज करना है, तो S2 का नंबर कौन सा है? ये -4 है, तो यहाँ पर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ये वाला नंबर भी 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो R1 + R3 है, तो R1 का ये वाला नंबर 1 है, ये वाला -1 है, ये 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको रो ऑपरेशन इस्तेमाल करने आती हैं। और दूसरी ये बात है कि बस इसमें ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो नई रो, मॉडिफाइड रो है जिसके ज़रिए मैं 0 कर रहा हूँ, वो अब ये वाली है सारी, वो पुरानी नहीं देखनी है आपने। बाकी आई होप कि आपको ये रो ऑपरेशन इस्तेमाल करने आती है, मुझे उम्मीद है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अगला काम ये करना है, यहाँ पर -4/3 है, इसके ऊपर वाला करना चेंज आपने, तो यहाँ पर है -2। मैं एक आधा नंबर दोबारा करके दिखाता हूँ, हो सकता है मे भी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। यहाँ पर -2 है, -2 लिखा, प्लस 4 टाइम R3, तो R3 का वो वाला नंबर जो यहाँ पर है इसके नीचे, यहाँ पर वो कौन है? -4/3 है, तो -4/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2 -16/3, ये आ जाएगा -6 -16/3 विच इज़ इक्वल टू -22/3, -22/3, ये आ गया -22/3। ठीक है जी। अब मैं इस टेबल को करने लगा हूँ फिल, सही है। आई होप कि आप ये रो ऑपरेशन लगा लेंगे वीडियो की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये तो आपको चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास जो जनाब नंबर आएगा इसके ऊपर वाला, वो आएगा 5/3, फिर ये आएगा जी 32/3, इधर आ जाएगा 14/3, फिर ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर 1 0, ये आपके पास आ गया आखिरी S2 का नंबर 0 1, और S3 का नंबर आ गया 1/3 4/3, और आखिरी नंबर आपके पास है 1/3। ठीक होगी बात ये। और इसी तरह ही आपने रेशो के जो B के नंबर हैं उनको भी डिवाइड करना है आपने, मतलब डिवाइड करने का मतलब है इसी तरह ही रो ऑपरेशन लगानी है। जैसे यहाँ पर ये 10/3 है, तो ये वाली पहली रो है, तो पहली रो में मैं क्या ऑपरेशन लगा चुका हूँ? R1 में R3 को ऐड करना है आपने, तो R1 का यहाँ पर नंबर है 7। ठीक है, तो 7 में आप किसको ऐड करोगे? 10/3 को। तो 7 में जब आप 10/3 को ऐड करेंगे, 7 + 10/3, तो ये कितना बन जाएगा? 3 से 21, 21 + 10 31/3। ठीक है, तो ये 31/3 आ जाएगा। फिर ये वाला नंबर चेंज करना है, तो इसके लिए रो ऑपरेशन क्या लगानी है? R3 के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 4R3 + R2, तो R3 का ये वाला नंबर इस मरतबा क्या है? 10/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 40/3। 40/3 इसमें ऐड किसको करना है? R2 के नंबर को, तो R2 का पहला वाला नंबर यहाँ 12 है, प्लस 12, ये आ जाएगा 12, तो ये 36, 36 और 40 कितना हो गया जी आपके पास? 76, तो 76/3 आ जाएगा ये। ठीक होगी बात ये। तो ये मेरे पास जनाब मोहतरम आ जाएंगी बी के एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात कि नहीं? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगला काम, अब मैंने बनाना है यहाँ पर
जीजे निकालना है आपने यहाँ पर, जीजे को, डीजे नहीं जीजे निकालना है, पता लगा डीजे निकाल के बैठ गए हैं। अच्छा, जीजे कैसे निकलता है, आपने सीबी के नंबरों को हर नंबर से, हर कॉलम के नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 5/3 0, 0 इंटू -22/3 0, -3 इंटू ये -4/3 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, -3 आ जाएगा। फिर 0 इंटू दिस 0, ये भी 0 हो गया, -3 को 8/3 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम -8। ठीक होगी बात ये। अच्छा, -8 आ गया। फिर ये 0 0 0, ये सारा 0 हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया S3 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1। ठीक होगी बात ये। अच्छा, और इसी तरह ही जब आप ये CB को और आखिरी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 0 को ऊपर वाले दोनों तो हो जाएंगे 0, -3 इंटू 10/3 आ जाएगा आपके पास -10 आ जाएगा। ठीक होगी बात ये आपने जो Z की वैल्यू निकाली है, दिस रिप्रेजेंट द सेकंड फिजिबल सोल्यूशन। ये आपको सेकंड फिजिबल सोल्यूशन आ गया। पहला इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था, उसको फर्स्ट फिजिबल सोल्यूशन नहीं बोलते, वैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज द सेकंड फिजिबल सोल्यूशन। अब आपने ये देखना है क्या ये सेकंड फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं बन गया, लेकिन उससे पहले आपको इंडेक्स रो निकालनी पड़ेगी। इंडेक्स रो कौन सी है जी, CJ -GJ। ठीक है, ये आपने निकालनी है। ये कैसे निकालनी है, CJ का नंबर ऊपर 1 है, टॉप रो, इसमें से 4 को माइनस कर दिया, दिस विल बिकम -4 -3 इंटू -3 में से -3 को माइनस कर दिया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर 3 है, 3 में से 8 को -8 को माइनस कर दिया, ये 11 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 +1 आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। क्या आपके पास CJ और CJ में आखिरी रो जो है इंडेक्स रो, उसके तमाम नंबर पॉजिटिव हो चुके हैं? नहीं हुए, ये वाला नंबर फिर नेगेटिव आ गया इत्तेफाक से। पहले भी -3 था, अभी -3 है, नो प्रॉब्लम। आपका सेकंड फिजिबल सोल्यूशन जो है वो, इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। आगे आपने वही रीज़न लिखनी है जो मैं पहले यहाँ लिख के आया हूँ, ये वाली। एज ऑल CJ -GJ एलिमेंट्स आर नॉट नॉन नेगेटिव, ठीक है, सो वी कैन मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सही होगी बात। अब अगला काम आपने क्या करना होता है, अगला काम ये करना होता है कि आपने पिवट कॉलम तलाश करना है, पिवट रो तलाश करनी है, और पिवट एलिमेंट तलाश करना है। ठीक है, पिवट कॉलम तो मुझे मिल गया है, ये देखें कौन है, X1 है। X1 मेरा पिवट कॉलम बन गया, क्योंकि यहाँ पर -3 X1 कॉलम में बैठा हुआ है। ठीक है, इसको उठाएं, यहाँ से उठाओ, धक्के देकर निकालो इसको बाहर। ठीक है। अच्छा, अब आपने पिवट रो तलाश कर रहे हैं, तो पिवट रो कैसे तलाश होगी, आपने जो रेशो, ये जो B है, इस B के नंबरों को पिवट कॉलम के नंबरों पर डिवाइड करना है। मतलब ये 31/3 है, इसको 5/3 पर डिवाइड करना है, 31/5। अच्छा, फिर उसके बाद आप 76/3 को -22 पर डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा -38/11। फिर 10/3 को आप -4/3 पर डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा -5/2। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक रेशो ऐसी है जो पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। वो आपके पास है पहली रो में। इसका मतलब ये है कि आपकी पहली रो जो है वो की रो या पिवट रो बन गई है, और पहला कॉलम जो है वो आपका पिवट कॉलम बन गया है। इसका मतलब आपका जो क्या उसे कहते हैं, पिवट एलिमेंट, वो 5/3 है, ये पिवट एलिमेंट 5/3 है। ठीक होगी बात ये। तो अब इसका मतलब ये आपने जो सारा है, मतलब ये टेबल बनाने के बाद ये सारी लाइन लिखनी है। लाइन लिखने के बाद आगे चलते हैं यहाँ पर तीसरे टेबल की तरफ। ठीक है ना। अब तीसरे टेबल के अकॉर्डिंग आप गौर करें कि यहाँ पर आपका जो आउटगोइंग वेरिएबल है वो कौन है, S1 है। S1 आपकी कौन है, पिवट रो है भाई। X1 कौन है, पिवट कॉलम है। पिवट कॉलम, पिवट एलिमेंट आपका पास पड़ा है, पहली रो पहले कॉलम का नंबर है। तो आप S1 को बदल दोगे, इसके साथ नए वेरिएबल आपका X1 आ गया। किसको बदलना होता है, की रो के वेरिएबल को। की रो जो है उसके वेरिएबल को बदलना होता है की कॉलम के वेरिएबल के साथ। तो नया वेरिएबल हमारा X1 आ गया। S1 को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो, उठा के फेंको इसे बाहर। यहाँ पर ये आ गया आपका X1। ठीक होगी बात ये। अब किसकी जगह लिखा है आपने, S1 की जगह लिखा है। आगे S2 और नीचे वाले यानी दोनों रोज वो वैसे के वैसे लिखेंगे, उनके वेरिएबल ऐसे ही। S2 आ गया, X2 आ गया। हाँ, अब अगली बात,
x1 का ऊपर कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा x1 का कोफिशिएंट 1 CB में। ठीक होगी बात ये। अच्छा, मैं ज़रा इसको बढ़ा लूँ, लेंथी क्वेश्चन है यार, मैं आपको बताया है। अच्छा जी, अच्छा अब करना क्या है, अब आपने करना ये है कि ऊपर मैंने ये सारे लिख दिए हैं, S3 नीचे x2 आ गया, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर आ गया, x2 का यहाँ पर कोफिशिएंट है -3। ठीक हो गया। अब मैंने S1 के नंबरों को चेंज करना है, मैंने अपना पिवट एलिमेंट 1 बनाना है, तो मेरा पिवट एलिमेंट यहाँ पर है 5/3। तो 5/3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। रो 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा जी, ये पहली रो को मैं बता रहा था 3/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1, आगे आ जाएगा यहाँ पर 0। अगला नंबर 14/3 है, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा 14/5। S1 का नंबर वहाँ पर 1 लिखा हुआ है पहली रो में, तो वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 के साथ, वो आ जाएगा 3/5। S2 का अगला नंबर 0 है, ये 0 हो जाएगा। S3 का अगला नंबर 1/3 है, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा आपके पास 1/5। B का नंबर है 31/3, 31/3 है। 31/3 को आप 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 31/5, यानी वही नंबर बनेगा जो रेशियो में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वो आपके पास आ जाएगा 31/5। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब मैंने ये मेरा पिवट एलिमेंट है, इस 1 के ज़रिए नीचे वाले नंबरों को करना है 0। तो x1 मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर 1 बन गया है। इसके नीचे इसको और इसको 0 करने के लिए कौन सी रो ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, आप समझदार हैं मुझे बताएं। यहाँ पर रो ऑपरेशन लगेगी, देखो R2 + 22/3 R1। ठीक होगी बात। इसको मतलब R1 का नया नंबर 1 बन गया है, उसको 22/3 से मल्टीप्लाई किया, R2 में ऐड कर लिया। इसी तरह नीचे जब आप करेंगे वो हो गई R3 + 4/3 टाइम R1। क्लियर होगी बात कि नहीं। ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ भाई, तो ये आपके पास आएंगे इस तरह, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर x2 में ये 0, ये -1 आ जाएगा। ये आपके पास नंबर बनेंगे इसके 156/5, ये वाला नंबर बनेगा 32/3। अच्छा जी, ये वाला नंबर आ जाएगा S1 का 22/5, यहाँ पर आएगा आपके पास 4/5। अच्छा, और उसके बाद S2 के नंबर आएंगे 0, 1, 0। S3 के नंबर मेरे पास आ रहे हैं 3/5 और यहाँ पर है -8/5। B के नंबरों पर भी रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो नंबर नए निकलते हैं वो हैं 31/5 वो लिख चुका हूँ। आगे है 354/5 और ये नंबर है 58/5। ये मेरा रो ऑपरेशन लगाने के बाद सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने नीचे मालूम करना है यहाँ पर जीजे आप जानते हैं कैसे मालूम करेंगे। CB का पहला नंबर 1 है, इधर भी 1 है, 1 × 1 1 आ गया, 0 × 0 0 आ गया, -3 × 0 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। आपके पास आगे चले 1 × 0 0, 0 × 0 0, -3 × -3, -3 × -1, ये +3 आ गया। क्लियर होगी बात ये। आगे चले 1 × 14/5, 14/5 हो गया, 0 को से मल्टीप्लाई किया 156/5 से 0 हो गया। -3 × 32 वो रह जाएगा -32, ऊपर था हमारे पास 14/5, 14/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 14/5 आ गया था, 14/5। और इधर मैंने क्या किया है, ये आखिरी नंबर आपके पास है -3 को 32/3 से मल्टीप्लाई किया, -32 आ गया, -32। 32 को मतलब एलसीएम लेने आप, और एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे, ये आंसर बनेगा -82/5। दिस इज -82/5। इसी तरह ही आप S1 के नंबरों को 1 × 3/5, 3/5 आ गया, 0 × 22/5 0 हो गया, -3 × -4/5 आ गया, -12/5। उनको करने के बाद प्लस माइनस जिस तरह भी हो रहे हैं, -9/5 आ गया, ये आंसर सारा 0 आ जाता है।
और S2 का नंबर 0 आ गया, S3 का नंबर है -8/5। आई होप कि कैलकुलेशन आप कर लेंगे यार, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट आपको देना मकसद है, क्योंकि क्वेश्चन पहले बड़ा लेंथी है, वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बीच में यहाँ पर एक एक स्टेप नहीं शो कर रहा आपके लिए। अच्छा, ये आपके पास इसी तरह जब आप b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी -143/5, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। आखिरी मुझे रो निकालनी है यहाँ पर CJ माइनस ZJ रो। ये CJ माइनस ZJ रो कैसे निकलेगी आप जानते हैं, यहाँ पर टॉप रो में 1 है, 1 - 1 0, -3 इंटू ये -3 इंटू 3, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आप कितना बन जाएगा -6, ठीक होगी बात। ये ना मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये देखें एक मिनट, ये मिस्टेक है जी हमसे हुई है। x2 का ये वाला नंबर -1 नहीं है, +1 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। ये +1 है तो यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा -3 इंटू -3, ये आ गया यहाँ पर भी 0, वो करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 3 है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 3 + 82/5 हो गया, 3 + 82/5 का आंसर आएगा 97/5, ठीक है। आगे आपके पास है यहाँ पर 0, ये -9/5 है, ये +9/5 हो जाएगा, ये 0 0 - 0 0 हो गया, 0 -8, ये -8/5 है, 0 + 8/5 हो जाएगा, +8/5 आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब आप देखें, आप लिखेंगे एज all CJ माइनस ZJ एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देख लें कि इंडेक्स रो के तमाम एलिमेंट्स या तो कोई 0 है या तमाम पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, या थर्ड फिजिबल सोल्यूशन इज थर्ड फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। सो प्रोसीजर स्टॉप। हेंस आपके पास अब जो आपने यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है वो कौन कौन सी हैं, क्या निकला ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका, वो सुन लें। ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका निकला है भाईजान, यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से आए हैं बेसिस में, x1 s2 x2, ये आपके पास वेरिएबल्स आएंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन में। x1 की कीमत है ये 31/5, आखिरी जब ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाले तो अब रेशो रूशो नहीं निकालनी होती है आपने, ठीक है। x1 की कीमत आ गई 31/5, फिर आपके पास s2 की कीमत निकलेगी 354/5। उसके बाद आखिरी वेरिएबल आपका कौन सा बचा है, x2, तो x2 की कीमत क्या निकलाई है, x2 की कीमत निकली है आखिरी b वाले कॉलम में आपने जाना है 58/5। और लास्टली आपका जो z की वैल्यू निकली है, क्योंकि आपने इसे मिनिमाइज करना था तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिनिमम लिखेंगे आप, वो किसके बराबर है -143/5, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने ये देखना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक है या गलत है। एक तो तरीकाकार वो सिंपल ये है कि आप अपने ये जो x1 x2 s2 की वैल्यू निकली हैं इनको जाके अपने z में पुट करके देख लें, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहाँ से z कैलकुलेट करके देख लें, इनको पुट करके क्या वो यही निकलता है। दूसरी एक और बात, ड्यूरिंग दी प्रोसीजर आपने ये देखना है कि क्या हम ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। आपका सेकंड जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था वहाँ पर z 0 था। अब चूंकि ये मिनिमाइज कर रहे हैं तो मिनिमाइजेशन के केस में आपका जो सेकंड फिजिबल सोल्यूशन होगा उसमें z कम होना चाहिए बानिस्बत आपके एज कम्पेयर टू इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में z 0 था, सेकंड फिजिबल सोल्यूशन में z अब नीचे आना चाहिए, नीचे आएगा तो जाहिर बात है नेगेटिव होगा, कितना हुआ -10, इसका मतलब ठीक चल रहे हैं। अब जब थर्ड फिजिबल सोल्यूशन की तरफ हम गए तो अब आंसर -10 से भी छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक करके देख लें, 143 को आप 5 पर डिवाइड कर लें तो कितना आंसर बनेगा, ये 5 to the 10, बाकी रह गया आपके पास कितना 4, तो ये आ जाएगा 5 8 40, 28 पॉइंट जो भी होगा
वहाँ पर -10 है, ये -28 पॉइंट समथिंग है, तो हम इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ गए हैं, हमारा फिजिबल सोल्यूशन इंप्रूव किया है। ठीक है, तो ये पहचान है इस चीज़ की कि आप ठीक किया आपने कैलकुलेशन जो भी की है, सही होगी बात ये। अब अच्छा, बाकी जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारे x3 बचा है, उसकी कीमत 0 होगी, S1 S2 S3 S1 और S3 की कीमत वो 0 होगी, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ कर गई, सही है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था, आपको मकसद ये था कि आपको समझाना, ये कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी हैं। वीडियो अच्छी रही, अच्छी लगी, लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।